जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री को तोड़ के वो बनता है हमारा हाई स्टोरी। ठीक है, बहुत लोगों से आप लोग सुने होंगे कि हिस्ट्री जो है सिर्फ बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों अगर हो जाओगे तैयार तो हिस्ट्री से भी हो जाएगा प्यार। ठीक है, हिस्ट्री को तोड़ने पर बनता है हाई स्टोरी, मतलब स्टोरियों को, ये वही स्टोरी है जो आप लोग अपने दादा दादी से, पापा मम्मी से, नाना नानी से सुने होंगे, है ना। तो जितना भी स्टोरी है हमारा इतिहास में सारा का सारा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वही आता है हमारा थर्ड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब फिर से एक शब्द हम लोग को परेशान करता है, राष्ट्रवाद। अब ये राष्ट्रवाद भाई है क्या, है ना। तो राष्ट्रवाद का मतलब हो गया भैया राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र के प्रति, अगर आप कहीं देखते होंगे रोड सड़क वगैरह में कचरा इधर उधर फेंका है तो आप उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल रहे हैं, तो वो भी देश के प्रति प्रेम हुआ, है ना। अपना देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं ओलंपिक वगैरह गेम में खेल करके, तभी आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। तो एक कहानी मैं सुना रहा हूं मेजर ध्यानचंद का। किसका कहानी है? मेजर ध्यानचंद। ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, हॉकी के जादूगर। एक बार क्या होते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो है सो जर्मनी में हॉकी खेल रहे होते और वहां दनादन दनादन गोल कर रहे होते, तो वहीं पर बैठे हुए थे हिटलर दादा। कौन बैठे थे? हाँ, जर्मनी का तानाशाह शासक था उस समय का। तो ये जब दनादन गोल किए जा रहे थे तो हिटलर जो है सो उसको अपना एक आदमी को बोले जाओ उसका हॉकी छीन करके आओ, हॉकी जो स्टिक होता है उसको छीन करके आओ, कहीं उसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है, पूरा तोड़ डाला गया, कुछ भी मिला नहीं। फिर उसको नया हॉकी दिया गया, फिर उस हॉकी स्टिक से भी वो दनादन गोल करने लगे। तो मैच के अंत में हिटलर जो है सो मेजर ध्यानचंद को अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि भारत ने तुम्हें क्या दिया, भारत ने तुम्हें क्या दिया, तुम जर्मनी के लिए खेलो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तो मेजर ध्यानचंद क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद कहते हैं कि भारत ने मुझे क्या दिया ये मायने नहीं रखता, ठीक है, हमने भारत के लिए क्या दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं भारत के लिए, ये मायने रखता है। तो मेजर ध्यानचंद का इस बात को जरा गौर कीजिए और बताइए कि वो राष्ट्रवादी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ना। अभी हम लोग पढ़े कि राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम भाव है उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ था। सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत में आया था पुर्तगाली। कौन आए थे? भारत में आए थे पुर्तगाली, और उस पुर्तगाली का नाम था वास्को डी गामा। नाम सुने होंगे आपको, भारत का खोज भी यही किए थे, वास्को डी गामा। हाँ, भारत तो पहले से था, कहीं बहुत बुलाल भटकल तो था नहीं जो खोज के निकाल दिया, है ना। तो कोई जानता नहीं था भारत को, यही पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत सबसे पहले आया था। किस लिए आया था बाबू? किस लिए आया था? व्यापार करने। जितने भी आए विदेशी लोग भारत, सारे के सारे क्या करने आए हैं? व्यापार करने आए। तो ये भी आए थे हमारे 1498 ईस्वी में व्यापारी बन करके। ठीक है, तो यहां से भारत से वो बहुत सारे, यहाँ पर भारत में जो है सो बहुत सारे मसाले मिलते थे। अभी भी देखते होंगे आप लोग, मसाला काफी ज्यादा मात्रा में होता है, मसाला लगाने में लोग ज्यादा है ना। हमको कोई बात है, हम तो लोग को कुछ मसाला लगा के बोले, उसी बात को तो लोग थोड़ा और मसाला लगा करके बोल दो दूसरों के सामने, है ना। तो मसाला लगाने में हम लोग सबसे आगे है अभी। ठीक है, तो ये जो है वास्को डी गामा भारत आए थे मसाला का व्यापार करने, और ये क्या था, भारत से 10 रुपया में मसाला ले जाता था और यूरोप का बाजार में ये 100 रुपया में बेचता था। कितना बेचता था? 100 रुपया में। तो इस तरह से मालामाल होते जा रहा था, मालामाल होते जा रहा था वास्को डी गामा। अब भैया पुर्तगाली तो मालामाल हो रहे थे, अब यूरोप के जितने सारे देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, है ना, सारे के सारे जो है तो पुर्तगालियों से सीखे कि आखिर ये मालामाल हो कहां से रहे। तो बाद में पता चलता है कि लोग कहां से मसाला खरीद रहा है? भारत से। तो उसके बाद पुर्तगाली के बाद हमारे आते हैं डच, आते हैं फ्रेंच, आते हैं, सारे के सारे यहाँ पर आकर के व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जब सुनता हमारा ब्रिटेन का चचा चाची लोग, ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते हैं, व्यापारी का एक संगठन रहता है, इन लोग का व्यापारी का एक संगठन रहता है, जो कि इन लोग व्यापारी का संगठन बन करके भारत आते हैं। और सबसे पहले व्यापारी का संगठन में से उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, क्या नाम था जी? रानी एलिजाबेथ।
क्या नाम था? रानी एलिजाबेथ। तो ये व्यापारी का समूह जो है एलिजाबेथ, सॉरी एलिजाबेथ, तो ये व्यापारी का समूह जो है सो एक पत्र लेकर के गया रानी एलिजाबेथ के पास कि हमको जो है सो इस पत्र पर सिग्नेचर कर दीजिए ताकि मैं भारत में जाकर के व्यापार कर सकूं। देखोगे अभी तुम लोग पासपोर्ट बनता है, वीजा बनता है ना, उसमें भारत सरकार का क्या रहता है? मोहर रहता है, सील लगा हुआ रहता है, और ये वो डिफाइन करके बताता है कि ये यहीं का निवासी है और ये जो है सो आपके कंट्री में जा रहा है, ये व्यापार करेगा, इसको कोई रोक टोक नहीं कीजिएगा। ये हम लोग को पासपोर्ट इसलिए बनाता है, पासपोर्ट और वीजा। वही पासपोर्ट और वीजा वो उस पत्र को कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस पत्र को लेकर के गया और बोला कि यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, हम लोग इस पत्र को लेकर जाएंगे और भारत जाएंगे और वहां का राजा को दिखाएंगे और फिर वहां पर व्यापार करेंगे। अगर वो लोग सिग्नेचर नहीं कराता तो बिना पत्र का जाता तो भारत यहाँ पर करने देता क्या? व्यापार नहीं करने देता, जुट का मुंह उठा करके वहां चल जाता, कुछ करने देता है नहीं। वास्को डी गामा नहीं, घूमते फिरते वो गया था, इतिहासकार भी था वो, ठीक है। इतिहासकार के साथ साथ वो व्यापार भी वहां पर किया, ठीक है। तो रानी एलिजाबेथ क्या करती है? साइन कर देती है। अच्छा, साइन करने से पहले वो पूछती है कि आप लोग का समूह का नाम है क्या? वहां जाकर के आप किस नाम से कंपनी खोलेंगे? तो भैया इन लोग जो था सो दक्षिण का था, और हम नहीं, दक्षिण नहीं पश्चिम का था, और हमारा इंडिया जो है सो पूर्व साइड में है, हमारा ब्रिटेन जो है सो कौन साइड में है? पश्चिम साइड में, और भारत जो है सो कौन साइड में है? पूर्व साइड में। तो ये लोग सोचा कि ये है हमारा ईस्ट में और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? इंडिया, और बना रहे हैं क्या? कंपनी। तो हम लोग इसका नाम रख देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके 1600 ईस्वी में आ गया कहाँ? भारत। क्या करने? मसाला बेचने, मसाला लगाने, व्यापार करने। कहाँ जाता है? चलिए देखिए आगे। तो पुर्तगाली कब आए थे जी? 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा ना। उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आया, ब्रिटेन का ही तो था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का कंपनी था? ब्रिटेन का। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 1600 ईस्वी में। क्या लेकर के आया? ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आया कहाँ? इंडिया में। अब ये व्यापार करना शुरू कर दिया यहाँ। नहीं, अब नहीं है, व्यापार कर रहा था। अब यहाँ पर जान रहे हैं हम लोग कि पुर्तगाली लोग भी आए, डच लोग भी आए, फ्रेंच लोग भी आए। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये हम लोग को फायदा हो गया कि जितने भी पुर्तगाली कब्जा करके जमा रखे थे, डच कब्जा करके जमा रखे थे, फ्रेंच कब्जा करके जमा रखे थे, सारे के सारे को हटा दिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे युद्ध लड़ करके हटा दिया। लेकिन इन लोग से लड़ते लड़ते क्या हुआ, ये जाकर के हमारे भारत के राजाओं से जाकर के भी लड़ना शुरू कर दिया और अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया, है ना, शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर के हमारा प्लासी का युद्ध में लड़ता है बंगाल का नवाब। अब उस समय बंगाल जो है बहुत बड़ा देश था, उसमें बांग्लादेश में मिला हुआ था, हमारा पश्चिम बंगाल भी मिला हुआ था, और बहुत छोटा छोटा था, सब सारा भारत में ही था, हिंदुस्तान कहलाता था उस समय, ठीक है। तो बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। कौन था जी? सिराजुद्दौला। उस समय 1757 का जो है तो पहला क्रांति था भारत के राजा से, और प्लासी का युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहा था, और जब दोनों की लड़ाई हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव हमारा जीत गया। क्या हो गया? जीत गया, और ये हार गया। अगर सिराजुद्दौला उस समय नहीं हारता तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना राज कायम कर ही नहीं सकता। यहीं से भारत का बर्बादी शुरू होता है। सिराजुद्दौला हारा, अपना राज्य विस्तार किया और धीरे 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 जाकर के बक्सर से भी लड़ना शुरू कर दिया। बक्सर युद्ध हुआ था हमारा 1764 ईस्वी में, ठीक इसके 7 साल के बाद, ठीक है। उस समय यहाँ का कैप्टन था हेक्टर मुनरो, जो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से था, और ये एक से उस समय लड़ाई नहीं कर रहा था, मुगल बादशाह से भी लड़ा, अवध बादशाह से भी लड़ा, दोनों से लड़ा। अगर उस समय फिर से बंगाल का नवाब जो है मीर कासिम, अगर देखो हम लोग जानते हैं कि शुरुआत से ही भारत का जितने भी नवाब हुआ करते थे, उसका हारने का वजह था क्या था? हारने का मतलब भारत के आदमी लोग ही क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करता था। उसको क्या बोलते हैं? दगाबाज बोलते हैं, धोखेबाज, दगाबाज, धोखेबाज, मतलब धोखेबाजों, देशद्रोही, धोखेबाजों की वजह से ही क्या होता था, हमारा भारत देश आज इतना पीछे चला गया है। नहीं तो भारत पहले सोने का चिड़िया कहलाता था, है ना। तो मीर कासिम, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला मीर कासिम को, अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तो मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और सच में ये धोखेबाज निकला और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ दिया, और फिर ये दोनों को हरा दिया गया, और फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर मीर कासिम क्या है कि अपना अब राजा बन गया तो अपने हिसाब से बताएगा, अपने हिसाब से राज्य चलाएगा कि ब्रिटेन के हिसाब से चलाएगा?
ब्रिटेन के हिसाब से चलाएगा नहीं, राजा बन गया था तो वो अपने हिसाब से चला, देखो उसको चलाना चाहिए था उसके हिसाब से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, लेकिन मीर कासिम जो है सो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। क्या हुआ परिणाम, इसको भी निकाल दिया गया, मीर कासिम को निकाल दिया गया। फिर ध्यान देंगे आगे, ठीक है, जब अब ब्रिटेन की महारानी कौन थी बाबू, ब्रिटेन की महारानी थी रानी एलिजाबेथ, और भारत आ गया था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत पर राज कर रहा था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी वहां भेजी थी कि जाओ वहां राज करो, नहीं नो, वो लोग काजी करने भेजी थी, व्यापार करने भेजी थी, लेकिन इन लोग आ गया था किसमें, राजनीतिक में घुस गया था, है ना जी, और यहाँ अपना शासन चला रहा था। तो जब ब्रिटेन की महारानी को पता चला कि नहीं उन लोग वहां जाकर के शासन चला रहा है, उन लोग को सता रहा है ना, तो क्या की कि इस यहाँ पर ला करके 1773 ईस्वी में चार्टर एक्ट लागू कर दी, चार्टर एक्ट, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, एक्ट, ठीक है। और इन लोग को बोली कि नहीं तुम लोग जो वो शासन कर रहा है उसको हटाओ, क्योंकि देखो चार्टर एक्ट के तहत जो है जो भी अगर आमदनी होता है तो सीधा का सीधा किसको जाना चाहिए, ब्रिटेन का जो राजा रानी है उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी आया था कहां से आया था, ब्रिटेन से आया था, तो ज्यादा टैक्स किसको जाना चाहिए, ब्रिटेन की महारानी या महाराजा को जाना चाहिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी खुद यहाँ पर शासन कर रहा था, यहाँ का सारा टैक्स जो है खुद ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या लागू कर दिया गया, चार्टर एक्ट। और 1857 की क्रांति, नाम सुनेंगे आप लोग, कि भारत की आजादी के लिए ये पहला लड़ाई था, ठीक है, भारत की आजादी का पहला लड़ाई था हमारा 1857 की क्रांति। और इसका मुख्य कर्णधार मानेंगे हम लोग मंगल पांडे को, यही शुरुआत किए थे 1857 की क्रांति सबसे पहले, मंगल पांडे के नाम सुने ना। तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुआ तो यहाँ पर क्राउन का शासन आ गया, किसका शासन आ गया, क्राउन का शासन करने मतलब या तो राजा शासन करेगा या तो रानी शासन करेगी, ठीक है। यहाँ 1857 के बाद ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर या तो राजा या तो रानी, दोनों में से कोई एक शासन करेगा। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बिल्कुल काम नहीं करेगी, अगर रहना है तो सिर्फ व्यापार करो, बाकी शासन मत चलाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व युद्ध के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, तो 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर क्राउन का शासन हो गया था ना 1857 में, उसके कहा मतलब इंडिया में था ना, ब्रिटेन का ही शासन हो गया, हाँ 1858 में क्राउन का शासन हो गया। और जब यहाँ पर चला था हमारा चार्टर एक्ट लागू हुआ, उसके बाद 1858 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया गया, मतलब यहाँ शासन चलेगा किसका, भारत के सरकार का। अब जो भी सरकार रहेगा उसी का शासन चलेगा। उस समय सरकार कौन था हमारा, ब्रिटेन की महारानी का, ठीक है। हाँ इंडिया पर कब्जा किया था ना। तो उसके बाद जाकर के हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि आजाद भारत की आजादी दिलाने में सबसे बड़ी पार्टी का गठन किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्रांति तो शुरुआत अभी देखो यहीं से हुआ था 1857 की क्रांति से, मंगल पांडे की अध्यक्षता में होता। उसके बाद अभी विश्व युद्ध वाला में भी बहुत सारा रीजन है कि क्यों क्रांति हुआ, क्यों भारत की आजादी के लिए आदमी लोग लड़ा, अभी सारा देखेंगे लोग। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया, और ये हमारी भारत को आजाद करने में बहुत बड़ी पार्टी साबित हुई, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब आते हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में। इसमें दो शक्तियां काम कर रही थी, कौन कौन थी, एक केंद्रीय शक्ति थी, एक संबंध शक्ति थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, ठीक है। केंद्रीय शक्ति में हमारे थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये सब देश। और संबंध शक्तियों में था यूरोप के हमारा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, अमेरिका, ये सब, ठीक है। इसमें भी और था छोटा छोटा देश, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल कंट्री था। तो अब बताओ मुझे कि भारत के जितने भी सैनिक होंगे वो किसको सपोर्ट करेंगे, क्यों ब्रिटेन को करेंगे भाई, हाँ ब्रिटेन का यहाँ शासन था, जाहिर सा बात है कि ये किसको सपोर्ट करेगा। तो देखो ब्रिटेन हमारा था, यहाँ पर शासन किया था, औपनिवेशिक शासन था यहाँ पर, ये इसको सपोर्ट कर रहा था कौन, भारत। तो क्या होता था कि यहाँ ब्रिटेन जो है सो रक्षा व्यय बढ़ा दिया, क्या कर दिया। अब रक्षा व्यय क्या है, डिफेंस में किया गया जो खर्च है, रक्षा में जो किया गया खर्च है। अब देखो युद्ध लड़ने जाएगा तो तोप तो चाहिए, डांडिया लेके तो जाएगा नहीं खेलने के लिए, वहां नहीं जाएगा तो क्या लेके जाना पड़ेगा, तोप, गोला, तलवार, भाला, बंदूक, गन, ये सब सारा है कि नहीं। तो ये सब चीज के लिए उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो वो कहां से लाएगा पैसा, जनता से लेगा, है कि नहीं। तो क्या कर दिया, रक्षा व्यय बढ़ा दिया, मतलब जितना तरह का टैक्स है वो सारा को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब बढ़ा दिया गया तो टैक्स बढ़ने के कारण किसको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, भारत के जनसंख्या को, जितने भी आबादी वाले क्षेत्र हमारे भारत में सभी आम जनता को इसको भरपाई करना पड़ रहा था, है ना। तो टैक्स, एक तो टैक्स बढ़ा दिया गया, ऊपर से ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन का सेना में भारत के नागरिकों को जबरन भर्ती किया जाने लगा, मतलब जबरदस्ती जाओ तुम और वहां पर लड़ो। अच्छा मान लो लड़ने भी जाता है तो चलो कोई गम नहीं, यहाँ पर उसका शासन है, यहाँ से सैनिक ले जाके भर्ती करवा दिया।
लेकिन जब यहाँ का आदमी लोग को ले जाता है तो यहाँ का आदमी लोग को देखभाल करना पड़ेगा कि नहीं, उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि नहीं। अगर ख्याल नहीं रखेंगे हम लोग तो जनता तो एकदम बगावत करेगा ही। तो बगावत करने का यही रीजन था कि टैक्स बढ़ा दिया गया था और जबरन भर्ती किया जाने लगा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब भारत की आजादी के लिए कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, किसके किसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, कौन कौन आंदोलन का अध्यक्ष था, किसके किसके अध्यक्षता में आंदोलन चला, ये सब सारा हम लोग देखेंगे।